हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। बहुत एक बढ़िया खबर है एसएससी सीजीएल 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए रिगार्डिंग वैकेंसीज। जैसे बरसात होने से पहले हम लोग काले बादल देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई बरसात होने वाली है, उसी तरीके से वैकेंसीज को लेके कुछ काले बादल छाए हुए हैं, जहां से काफी बढ़िया अंदाजा लग रहा है कि इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। कौन से हैं वो काले बादल और कितनी एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले एक बार आप ट्रेंड देख लो कि सीजीएल 2023 से लेके सीजीएल 2021 तक क्या कुछ है जो वैकेंसीज रही हैं लगभग। सीजीएल 2013 और सीजीएल 2014 में आप देखोगे सबसे ज्यादा वैकेंसीज रही हैं, लगभग 16,000 के आसपास। उसके बाद 15 के बाद जो है ये काले बादल चले गए थे यहाँ से। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एक किस्म का मानो सूखा पड़ा हुआ था। स्पेशली सूखा यहाँ से ज्यादा पड़ना शुरू हो गया 2019, 2020 और 2021 का सीजीएल। और खराब टाइम कहाँ से स्टार्ट हो गया था, अगर हम एसएससी सीजीएल में वैकेंसीज की बात करें तो सीजीएल 2014 के बाद जो वैकेंसीज हैं वो भाई घटी ही हैं। मीन्स उसके बाद ये जो है 15,000 वाला आंकड़ा कभी टच ही नहीं हुआ। तो एक बात सोचो, सीजीएल 2015 वालों को कितना अफसोस हुआ होगा ये देख के कि काश हमने सीजीएल 2014 या सीजीएल 2013 में इसका एग्जाम दिया होता है, काश हम एलिजिबल होते या काश हमें पहले से चीजें पता होती। ठीक है, और उस जोन के अंदर मैं भी आता हूँ। मेरा जो पहला सीजीएल था वो था सीजीएल 2015। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिलेक्शन लिया था, उसके बाद आखिरी मेरा सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल 2018 में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट में। सो सीजीएल 2015 वालों को जिस तरीके से धोखा लगा था, हो सकता है इसी तरीके से आगे धोखा लगे सीजीएल 2023 या सीजीएल 2024 वालों को। सीजीएल 2022 के अंदर इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे अभी। देखो, आपने जैसे देखा होगा इस बार एक नोटिस आया था कि भाई पीए और एसए के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है और इसको अब जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल किया जाएगा। तो आप पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज देख सकते हो भाई, जो वैकेंट पड़ी हैं अभी। ठीक है, वैकेंसी फॉर 2022 जो वैकेंट पड़ी हैं वो लगभग 10,000 है, 9,838। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से काफी ज्यादा वैकेंसीज, ठीक है, इनमें से काफी ज्यादा वैकेंसीज एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू भाई फिल करे जाने की पूरी पूरी जो है संभावना है। क्योंकि जब वैकेंसीज इस तरीके से खाली पड़ी होती है तो अब इसको ये तो बिल्कुल मत मानो कि ये सारी की सारी एसएससी सीजीएल 2022 में आ जाएंगी। ठीक है, बट स्टिल देयर आर चांसेस, लेकिन चांसेस इस बात के बहुत ज्यादा हैं कि इन 9,800 में से बहुत ज्यादा वैकेंसीज जो है एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज, इससे फायदा क्या होगा, एक तो भाई कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन आ जाएगी। काफी लोग इसको प्रेफर करेंगे कि मुझे होम स्टेट मिल जाए, तो टीए सीबीडीटी, टीए सीबीआईसी, इनकी भी कट ऑफ जो है ये वैकेंसीज डाउन लेके ओवरऑल आ जाएंगी। तो मेरा अंदाजा है, पर्सनल अंदाजा, कि भाई एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर दिस इज व्हाट आई थिंक, भाई 16,000 प्लस वैकेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से काले बादल छाए हुए हैं उस हिसाब से पूरा पूरा देख के माहौल बना हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले एक बार स्टेटमेंट दी थी कि भाई इतनी लाखों वैकेंसीज जो है ऐड होंगी फटाफट। और भाई 70,000 वैकेंसीज का एसएससी ने नोटिस निकाला था, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पीयू और ऐसे वाली। तो ये मान के चलो कि यार सीधा सीधा 16,000 प्लस तो है, अभी कितनी भी हो सकती है। ये तो बस अंदाजा है, हो सकता है अंदाजा गलत हो, होने को 20,000 भी आ जाए, और अगर किस्मत खराब हुई अंदाजा गलत हुआ तो हो सकता है 13 या 12,000 भी हो जाए। ठीक है, बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड, जितना मेरा एक्सपीरियंस है जब से मैं सीजीएल 2013 के बाद से मैं वैकेंसीज का ट्रेंड जो है फॉलो कर रहा हूँ, या मतलब सीजीएल के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे 4 बार सिलेक्शंस भी हुए हैं 15, 16, 17 और 18 के अंदर। तो मैं जितना इन चीज़ों के अंदर घुसा हुआ हूँ, जितना मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, तो मेरे मतलब गट फीलिंग आ रही है कि 16,000 जो है एटलीस्ट यहाँ पे भी वैकेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग देखो यार, ये जो सीजीएल 2022 की जो ट्रेन आ रही है, आप अभी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तैयारी कर रहे हो इस ट्रेन में चढ़ने की। अब आप क्या इंतजार करोगे, भाई मेरे पास 4 महीने है, मैं ये ट्रेन आएगी मैं इसमें बैठूं, या इसके 1 साल के बाद, जो मतलब 4 महीने के और 1 साल के बाद कि भाई एसएससी सीजीएल 2023 की आएगी, मैं उसका इंतजार करूं। हम्म? मतलब क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या अपनी क्षमता से 2 गुना 3 गुना मतलब एफिशिएंसी लगा के पढ़ाई कर पाना। आई एग्री यार, बहुत बच्चों की ऐसी कंडीशन होती है कि हो सकता है वो कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर साथ में कुछ और स्टडी चल रही है, या उन्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप वो इंसान हो जिसके पास 24 घंटे खाली पड़े हैं, खाली इन द सेंस कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय पढ़ाई के, तो अगर उन 24 घंटों में से अगर आप अगले 4 या 3 महीने जितना भी सीजीएल में टाइम है, अगर आप डेली 12 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई आप अपने आप को यहाँ पे धोखा दे रहे हो। ठीक है, आप अगर इस जोन में आना चाहते हो, जैसे सीजीएल 2015 वाले बच्चे पछताए थे 14 और 13 के वैकेंसीज देख के, आप चाह रहे हो कि भाई 20 22 में तो देखो अच्छे चांसेस हैं, हो सकता है 23 में भी ठीक वैकेंसीज आ रहे थे, ठीक है हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि नया आए। और फिर 2024 में तो भाई मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल कुछ ऐसी चीजें आने वाली है। ठीक है, क्योंकि फिलहाल इलेक्शंस का माहौल है, तो फिर 22 और 23 में हम जो है मैक्सिमम अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि भाई इतनी ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, और यार मीन्स थोड़ा सा
सीरियस हो जाओ। मतलब पता है, एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ गए ना, तो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे, मतलब स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। मतलब एक बार आप खुद के पैरों पे खड़े हो गए, उसके बाद फिर आप आगे कुछ कर सकते हो लाइफ में। मैं नहीं कह रहा कि आपने एक बार एसएससी सीजीएल 2022 में कोई भी जॉब ले ली उसके बाद बस आप चून बन के बैठ जाओ, नहीं। मतलब फिर ट्राई करो, जो भी आपकी और डिजायर्ड पोस्ट है या जो डिजायर्ड लोकेशन है या कोई और आपको बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, आप उसकी तैयारी करोगे। ठीक है, मतलब एक ये पहला स्टेप है। आप एक बार सीजीएल की फील्ड में आ गए, उसके बाद यहाँ से तो आपकी असली लाइफ शुरू होगी। फिर आप देखोगे कि अब आपको आगे जो है अगली छलांग किस दिशा में लगानी है। और मेरे भाई, 2-4 साल आपने खराब कर दिए ना, अगर 2-4 अटेम्प्ट आपके निकल जाते हैं एसएससी सीजीएल के, तो उसके बाद इतना गंदा वाला प्रेशर क्रिएट होता है ना। मतलब हम सेल्फ प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर। हमें ये तो पता ही होता है कि समाज और जो मतलब अपने आसपास के रिश्तेदार, घर वाले प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, वो चीज़ तो अलग है। लेकिन जितना एक्चुअल में प्रेशर क्रिएट होता है, उससे ज़्यादा हम खुद क्रिएट करवा लेते हैं अपने, ये सोच सोच के कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा यार, चीज़ें तो आसान है, कर नहीं पाता, कर नहीं पाता। ठीक है, तो कर लो यार थोड़ी सी मेहनत, इंग्लिश की वोकैब मारो यार, रट्टे जितने मार सको, इंग्लिश के रूल्स भाई रट्टे मार लो, समझ लो, जो मर्जी कर लो। मैथ्स प्रैक्टिस कर लो भाई, फॉर्मूलेज जितने हो सके बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो, जीके का रट्टा मारो। मतलब कर दो ना दिन रात एक, अगले 4 महीने तक नहीं की जा सकती क्या? बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या? मतलब कहीं पे अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो डेफिनेटली नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, नोट्स से फिर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करो। क्लासेस ही अगर बाकी हैं तो भाई अब 4 महीने के अंदर अब मैं क्या बताऊँ, अगर आपका बिल्कुल ही सिलेबस अभी कोरा पड़ा है तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फटाफट जितना हो सके चीज़ों को पकड़ो, क्योंकि 4 महीने बाद तो इसका प्रीलिम्स है। 4 महीने में प्रीलिम्स तो आसानी से निकाला ही जा सकता है। उसके बाद 3 महीने आपको मेंस के लिए अलग से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपने प्रीलिम्स में जो इतने आप कम नंबर लेके आप आओगे बाकियों से लीड में, भाई वहां पे आपको जो है मेंस में आप ट्राई करना जितना हो सके मैक्सिमम पार ले जा सको। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप टॉप कर जाओगे 4 महीने की तैयारी में, लेकिन 4 महीने की तैयारी में आपकी रैंक इतनी तो आ ही जाएगी कि कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, अगर आप दिन रात अभी एक कर देते हो भाई इसके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। और जैसा मैं पहले भी कहता है और अब भी कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। ठीक है, हमेशा कहता हूँ किसके लगाने हैं आपको, टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में पुराने जितने पेपर हैं एसएससी के वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो एसएससी के सारे पेपर जो है आप करते चलो करते चलो करते चलो, हर मॉक टेस्ट से चीज़ों को सीखो। भाई क्या गलती कर रहे हो उसको एनालाइज करो, ट्राई करो कि दोबारा वो गलतियां न हो, स्पीड बढ़ाओ, एनालिसिस करो। ऐसी तो चीज़ें इंप्रूव होंगी। वही तो इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ऐसी थोड़ी बनी है ये चीज़, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। 1 साल का पास ले लेना है यहाँ पे, अगले 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है मॉक्स दे सकते हो, सारे मॉक्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, और भाई कोड लगाओगे BHAI, भाई कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई ऑफर चल रहा होगा उस टाइम पे तो ऑफर भी मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया अमाउंट है, आप ले सकते हैं। और एक बार यार जब आपने कोई चीज़ अचीव कर ली ना, एक बार आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली, फिर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर जो आपकी आइडेंटिटी मिल जाएगी, जैसे हर इंसान के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें तो सबके पास होती हैं। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में आओगे और डिपार्टमेंट का आपको कार्ड मिलेगा, जैसे आप मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गए और आपको कार्ड मिल गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो मीन्स यू विल फील कि दैट यस यू हैव अर्न समथिंग। मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे पास एक अलग कोई ऐसा कार्ड है मेरे वॉलेट के अंदर जो बाकी सबके पास नहीं है। मीन्स आपको लगेगा ये चीज़ मैंने मेरी कमाई हुई चीज़ है। आधार कार्ड तो सबके बन जाते हैं। इंसान, बच्चा जब पैदा होता है आज के टाइम में, बच्चे के पैदा होते हैं आधार कार्ड उसका अप्लाई हो जाता है और हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका आधार कार्ड बन जाता है। लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट का कार्ड होगा भाई वो मेहनत से मिलता है, उसकी एक वैल्यू है। मतलब वो कार्ड ये दर्शाएगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत छुपी है। उस कार्ड की वैल्यू ये होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि भगवान न करे भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो कि दो इंसानों में थोड़ी सी कुछ बहस हो गई, तो बाजी रोड पे खड़े हैं, कोई पुलिस वाला कांस्टेबल पास में खड़ा, तो वो आके देख रहा है भाई क्या मामला हो गया। तो वहाँ अगर आप दिखा देते हो कि भाई आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट या एमईए या कैग डिपार्टमेंट किसी में भी हो, अपना कार्ड दिखा दोगे तो उसमें आपको मतलब इतनी रियायत मिल जाएगी सोच में कि वो पुलिस वाला ये सोच लेगा कि यार ये बंदा ठीक होगा, ये गलती नहीं करेगा, गलती दूसरे बंदे की मिलेगी। मतलब ऐसा है, अपना समाज इसी तरीके से सोचता है कि जिस बंदे ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो आ गया, उसकी इमेज ऐसी बन जाती है कि उसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस है वो अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बंदा मेहनत करके आया होगा, किसी बढ़िया परिवार से होगा, मतलब अच्छा जो है इसका रिकॉर्ड रहा होगा, तब जाके ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है। तो अब अगर इसकी किसी के यहाँ तू मैं हो गई तो चांसेस है कि गलती इसकी नहीं होगी, दूसरे बंदे की होगी। ठीक है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं कार्ड के। ठीक है, सारी बातें बताना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास कार्ड होता है इसको छोटे मोटे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फायदे मिल जाते हैं। प्लस वैसे ये चीज़ें मतलब बताई है, ये चीज़ें है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, ये बातें सबको पता है, बट अपन फील नहीं करते इन चीज़ों को कभी। मतलब जैसे आपकी नौकरी लग गई तो आपको पता है कि भाई मेरे हर महीने की आखिरी तारीख या उससे भी पहले जो है मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, भाई मेरे तनख्वाह इतनी तो आनी आनी है। ठीक है, फिर एक लाइफ में स्टेबिलिटी होगी।
आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है यार, अगर आपने छुट्टी भी ले ली, कभी बीमार भी हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी तनख्वाह नहीं रुकेगी एटलीस्ट। उसके बाद कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, तो खर्चे होंगे, मीन्स आप अपनी वाइफ के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो, अपने बच्चे पे पैसा खर्च कर सकते हो। और वहीं पे अगर मान लो बाई चांस अगर आपने ये मौका जाने दिया, और भगवान न करे कि अगर आप कुछ और नहीं कर पाए अगर लाइफ में ढंग का, ठीक है, कुछ ढंग का नहीं कर पाए, तो जिस कंजूसी में जिंदगी बितानी पड़ेगी ना मेरे भाई, तो मतलब वो जिंदगी बड़ी इतनी आसान नहीं होगी। मतलब फिर आपको लगेगा यार पढ़ाई करना तो बहुत आसान था भाई, इंग्लिश की वोकैब के 3-4 हजार सवालों के रट्टे मारने बड़े आसान थे, अब ये जो जिंदगी जी रहा हूँ ये जिंदगी मुश्किल है उससे। ठीक है, आपको अगर पढ़ाई करनी मुश्किल लग रही है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप एक दिन कहीं पे जाके मजदूरी करके देख लो। मजदूरी नहीं तो एक दिन कहीं पे ठेला लगा के आप फल फ्रूट सब्जी या पकोड़े या फिर आप गोलगप्पे बेच के देख लो। फिर अगले दिन आप देखना कितनी पढ़ाई करते हो। मतलब जस्ट इमेजिन करके देखो, एक्चुअल में मत चले जाना, जस्ट इमेजिन कि आपको एक दिन पूरे दिन गोलगप्पे बेचने हैं, और आपको टेंशन है कि आज बरसात ना आ जाए, आंधी ना आ जाए, कस्टमर ना चले जाए, ये मतलब टूट ना जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है यार, कोरोना तक भी आ गया था। कोरोना में मतलब कितना मतलब देश को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले बंदों की सैलरी नहीं रुकी। ठीक है, मतलब उन्हें घर से काम करना था या काम करना ही नहीं था, मान लो एक किस्म का, लेकिन तनख्वाह हमेशा मिली। तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में हम इसीलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं इन चीज़ों को। प्राइवेट के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट में आप जितना मर्जी कमा सकते हो, मतलब जितना मर्जी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कमा सकते हो एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर स्टेबिलिटी है, इंसान स्टेबिलिटी ढूंढता है आज के टाइम में। ठीक है, और वैसे भी वैल्यू होती है यार, अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, आपको पता है आज के टाइम पे पैसा बोलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका कोई दोस्त है, कोई भी है, उसने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको बुरी लग गई, ठीक है, और आप उससे नाराज हो गए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है ना, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, या अगर आपने कुछ लाइफ में बड़ा हासिल नहीं किया है, तो भाई ऐसा हो सकता है कि वो बंदा आपको मनाएगा नहीं कि ठीक है यार, गलती बेशक उसकी थी, नाराज आप हो गए, लेकिन आपके पास अगर कुछ वैल्यू नहीं है ना आज के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बंदा आपको मनाएगा नहीं। लेकिन अगर किसी की बात आपको बुरी लग गई, आप उससे नाराज हो गए, और आपने लाइफ में कुछ कर रखा है, आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आप बढ़िया डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बंदा आपसे आके बात कर लेगा दोबारा, अरे सॉरी यार भाई, इसमें क्या बुरा मानना भाई, ठीक है चलता है। मतलब इस तरीके से रफा दफा करके बात बात कर लेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बाद में देखोगे कुछ टाइम के बाद, मतलब आपके दोस्त वगैरह लोग होंगे जो ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई गोवा की ट्रिप पे निकल गया, कोई शिमला की ट्रिप पे निकल गया, कोई वीकेंड में कहीं निकल गया। आप उस टाइम पे तैयारी कर रहे होगे, या फिर इस अफसोस में होगे कि काश यार मैंने ढंग से तैयारी कर ली होती, मैं पढ़ लिया होता, है ना। मतलब आप ग्रेजुएट हो आज के टाइम में, एक ग्रेजुएट आदमी को मैं कह दूं कि भाई ये लो इंग्लिश के 3,000 शब्द हैं, इनके रट्टे मारने हैं आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या। मतलब आप रोज थोड़े थोड़े सवाल करते जाओगे, मतलब वर्ड्स को करते जाओगे, उनको फिर रिपीट कर लो। मतलब किताब है आपके पास, टाइम है आपके पास, उसके बाद अगर इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर रहे हो, उस एग्जाम को जिसके अंदर जिसका लेवल ही 10वीं तक का है, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद उस एग्जाम को अगर क्लियर नहीं कर रहे हो जिसका लेवल 10वीं तक का है, तो फिर गलती आप ही की है भाई, और किसी की नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ा दिया, उसी का सारा सिलेबस आ रहा है यहाँ पे, 11वीं भी करवाई, 12वीं भी करवाई, और अब ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं। तो ग्रेजुएशन करवाने के बाद अब आपके माँ बाप कह रहे हैं कि आप भाई 10वीं वाला पेपर निकाल दो। आप 10वीं वाला अगर आज के टाइम में पेपर नहीं निकाल रहे हो, तो फिर भी आप ही की गलती है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, न ही किस्मत, न ही सरकार, न ही आपके पिता, न ही आपके माता, सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होगे। कल को आपकी जो भी लाइफ होगी, उसके जिम्मेदार आप खुद माने जाओगे, और कोई नहीं। तो भाई फिर से कह रहा हूँ मैं, जैसे मैं 1 महीने पहले से बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। उस टाइम पे आपके पास 4 से 5 महीने पड़े थे। अगर कोई बच्चा ये सोच के रुक गया इसकी तैयारी करना कि यार इसकी में तो 1 साल लगता ही लगता है, तो भाई अब देख लेना, अगली वाले का इंतजार कर लो। कर लो भाई, सीजल 2000 को छोड़ दो, फिर आपको लग रहा है ना 1 साल लगता है, तो 23 वाली ही तैयारी करो फिर, उसी स्पीड से लगे रहो, परसेंटेज को करो, 20-20, 25-25 दिन तक नंबर सिस्टम में लगे रहो, 20-20 दिन तक एलजेब्रा चलाओ 1 महीने तक। ठीक है, मतलब कछुए की चाल से चलोगे और आप चाह रहे हो आज के टाइम में कंपटीशन क्रैक कर लो, तो भाई एक वहम में जी रहे हो। ठीक है, स्पीड तो देखो आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी पहले से लेकर 10वीं तक की स्कूलिंग बढ़िया नहीं रही, आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े होगे, तो भाई अब क्या, किसको दोगे एक्सक्यूज लाइफ में। आज से 10 साल के बाद आपका बच्चा आपसे पूछेगा, जब बोलने लग जाएगा, या फिर 15-20 साल के बाद, कि पापा आपसे कंपटीशन का एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, आप क्या एक्सक्यूज दोगे उसको, कि भाई मेरे पास 10वीं तक मैंने मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ी, या कहो, या फिर क्या बोलोगे कि भाई मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। मतलब कौन सुनेगा ये एक्सक्यूज, आपके तो लाइफ चेंज हो गई ना, फिर इन एक्सक्यूज को लेके बैठे रहना, कोई नहीं सुनने वाला है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई पूछता है कि सीजीएल का एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बस यही पूछता है हुआ कि नहीं हुआ। वो ये नहीं पूछेगा कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे क्या बच्चे, या फिर क्या मतलब मैथ्स कमजोर थी क्या, मतलब क्यों इतने स्लो चल रहे थे।
एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा। आपका कंपटीशन जो है वो पूरे देश में जितने बच्चे हैं जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में है। तो अब हिंदी मीडियम से आप पढ़े हो तो कंपटीशन तो आपको उस बंदे के साथ होगा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। और उस बंदे के लिए ये इंग्लिश समझनी थोड़ी सी आसान होगी, दैट्स इट। लेकिन आप क्यों चाह रहे हो कि भाई आप आसानी से ही इस एग्जाम को क्लियर करो, मेहनत क्यों नहीं कर सकते? इंग्लिश वाला, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा अगर रोज 1 घंटे इंग्लिश पढ़ रहा है तो आप रोज 4 घंटे पढ़ लो। दिक्कत क्या है इसमें? अगर वो 3 महीने तक पढ़ रहा है तो आप 5 महीने तक पढ़ो। मतलब आपको उससे ज्यादा ही तो करना है, आगे ही तो निकलना है। ऐसा मतलब कुछ नहीं आप कह सकते कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ही इंग्लिश में ज्यादा नंबर लेके आएगा, हिंदी वाला नहीं ला सकता। मतलब मेरे खुद के, मेरे पर्सनल अपने फ्रेंड्स हैं, जैसे अर्जुन श्योरण, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप इस चैनल पे देख सकते हो, करीब 1 डेढ़ साल पहले। एसएससी सीजीएल 2017 में ही गॉट एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट, और वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा है मेरे भाई। उसके इंग्लिश में इतने कम नंबर आते थे, मतलब इंग्लिश में 100 सवा 100 के बीच ही रह जाता था। लेकिन सीजीएल 2017 के अंदर इंग्लिश में ही स्कोर्ड 183 मार्क्स। तो उस टाइम पे भाई, मतलब वो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब इतना स्कोर बढ़िया कैसे आ गया इंग्लिश में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे से भी ज्यादा नंबर थे उसके इंग्लिश में, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, बताओ। ठीक है, और जबकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड भी था, मैं ऑलरेडी सीजीएल क्रैक कर चुका था, उसके बाद में एग्जाम दे रहा था। और उसका फर्स्ट टाइम में सीजीएल क्लियर नहीं हुआ था, वो सेकंड टाइम एग्जाम दे रहा था, और उसका जो है इंग्लिश में मेरे से बेटर स्कोर आया। वो बोला एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है, बोला इसको मैंने 4 बार कर लिया। ठीक है, फिर एक जो आपके एसपी बख्शी की वो क्या बात है, बोले इसको मैंने 4 बार कर लिया। यानी जितनी भी 3 4 किताबें थी उसके पास इंग्लिश की, कहीं से ग्रामर कर रहा था, कहीं से वोकैब कर रहा था, कहीं से कुछ, बोले सारी किताबों को मैंने 4 4 बार करके छोड़ दिया। और एसएससी की इंग्लिश लिमिटेड सी है भाई, उसी में से बार बार आती है। तो जब लिमिटेड सा कंटेंट है, वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई अंत नहीं है, लेकिन एसएससी जो पूछ रही है उसकी तो 95% उसकी चीजें एक जगह लिमिटेड ही है। तो आप वहां से कर सकते हो रट्टे मार के। ठीक है, एक वर्ड है इंग्लिश वाले को हो सकता है पहले से आता हो, भाई आप याद कर लो, दिक्कत क्या है? ठीक है, ऐसी बात है मैथ्स की। बच्चे तो बहाना बनाते हैं कि भाई हमारा मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं रहा, मतलब मेरे पास मैथ्स नहीं थी। भाई कब नहीं थी आपके पास मैथ्स? ऐसा कोई दुनिया में, मतलब अपने देश के अंदर तो एटलीस्ट कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास मैथ्स नहीं हो। सबके पास मैथ्स होती है 10वीं तक, 10वीं तक की मैथ्स आती है यहाँ पे। ठीक है, 11वीं और 12वीं की मैथ्स जिस दिन एसएससी पूछने लग गए उस दिन तो 90% कंपटीशन ऐसे आउट हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास साइंस नहीं थी उनके पास मैथ्स नहीं होती। ठीक है, अक्सर नहीं होती, कॉमर्स वाले का दे ले लेते हैं, बट अक्सर नहीं होती। ठीक है, तो चलो यार, फिर से वही कह रहा हूँ मैं, कर लो मेरे भाई, मतलब 3 4 महीने जितना भी टाइम है, दिन रात सुबह शाम जितना पढ़ सको भाई पढ़ लो। ठीक है, एक बार प्रीलिम्स निकल गया ना, उसके बाद मेंस के लिए फिर से 3 महीने मिल जाएंगे। तो एक तो इस मेंटेलिटी को बदलो कि चीज़ों को किया नहीं जा सकता, भाई डेफिनेटली किया जा सकता है। मतलब कि आपको जैसे प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या जाएगी, अब मानो लगभग पिछले 3 4 सालों की ट्रेंड देख लो, 130 के आसपास जा रही है। तो क्या 4 महीने की तैयारी में 130 नंबर लेके नहीं आए जा सकते? बोलो। और ये 4 महीने में क्या आप, क्या आज जीरो क्या? कई बच्चे कहते हैं ना सर मैं जीरो से स्टार्ट करूं, जीरो क्या होता है? भाई जीरो आप तब थे जिस दिन आप पैदा हुए थे। आज आप 20 21 22 23 25 साल के हो चुके हो। तो आज आप जीरो कैसे हो सकते हो? आप पहली कक्षा में गए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 10वीं तक आप स्कूल में गए, फिर 11वीं में गए, फिर 12वीं में गए, फिर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, और अब आप कह रहे हो कि मैं तो जीरो हूँ। क्यों भाई? मतलब किस लिए? आपके माँ बाप ने ऐसे आपके ऊपर इतना टाइम इतना पैसा वेस्ट किया है? आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया जो भी था, आप आज के टाइम में जीरो कैसे हो सकते हो? आपको एबीसीडी आती है, आपको 1 2 3 4 आते हैं, आपको पता है 10 और 15 25 होते हैं, तो आप जीरो नहीं हो मेरे भाई। तो अब आप बोलते हो कि मैंने एसएससी किस लिए, एसएससी की फील्ड में जीरो हूँ। तो आप एसएससी की फील्ड में भी जीरो नहीं हो मेरे भाई। एसएससी का फील्ड वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आप छठी कक्षा में आ जाते हो, सिक्स में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में। ठीक है, 7वीं 8वीं कक्षा के अंदर मिल जाएंगे आपको प्रॉफिट लॉस के सवाल, जो आप यहाँ करते हो ना कि किसी एक आइटम को जो है 20% ऊपर अंकित कर दिया, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? ये जो 8% का प्रॉफिट है, ये सारी चीजें आपको 7वीं 8वीं कक्षा की किताबों में मिल जाएंगी, आपने की हुई है वहां पे। ठीक है, तो जीरो कोई नहीं होता। एक तो बोलना बंद करो पहले कि मैं जीरो हूँ। जीरो आप सिर्फ उस दिन थे जिस दिन आप पैदा हुए थे, उसके बाद से हमेशा आप प्लस में ही गए हो। ठीक है, तो एक एवरेज बच्चा है ना जिसने एसएससी का सिलेबस भी नहीं देखा, हम उसको बता दें भाई सिलेबस ये है, और उसको कहते हैं कि ये ले भाई मॉक टेस्ट, और इस मॉक टेस्ट को तो अटेम्प्ट कर ले, तो 70 80 नंबर तो वो भी ले ही आएगा। तो जो बच्चा 70 80 नंबर लेके आ रहा है उसको आप जीरो कैसे कह सकते हो? मतलब जिस बच्चे ने एसएससी का आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया, हम उसको कहते हैं देख भाई ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये रीजनिंग, और जीके है, ले एक पेपर ले तो उसको फटाफट सॉल्व कर दे भाई, 1 घंटा है तेरे पास। तो उस 1 घंटे में वो आराम से 70 नंबर लेके आ जाएगा। तो आप उस बंदे को जीरो कैसे कह सकते हो? आपको 70 से 130 पे जाना है अभी कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, लेकिन कट ऑफ से ट्राई करो, थोड़े ऊपर नंबर है, आप 150 के आसपास हो, एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, अगर आप आज के टाइम में खुद को जीरो मान रहे हो, जो कि कोई है नहीं, तो भी ट्राई करो कि 4 महीने में आप मतलब 130 से ठीक ठाक नंबर ऊपर ले आओ, ताकि मेंस देने का मौका तो मिलेगा। पता तो चलेगा भाई मेंस में 2 घंटे में 100 सवाल करना कितना प्रेशर का काम होता है मैथ्स का। जब 2 घंटे में आप 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के करते हो तब पता चलेगा कि भाई कितना कंसिस्टेंसी से आपको लगा रहना पड़ता है। तो एक बार उसकी फील ही ले लो मेंस की एटलीस्ट। ठीक है,
तो चलो यार, लंबी हो रही है वीडियो, कोई मतलब नहीं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ ही लेगा। चलो, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।